सो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शिबा खालिद और आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू मेक नोट्स फॉर यूजीसी नेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप लोग इन्हीं सेम मेथड्स को यूज कर सकते हो ताकि अच्छे और एक इम्प्रेसिव नोट्स को आप लोग रेडी कर पाओ। हम लोग बार बार नोट्स के बारे में बात करते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है कि हम किस तरह से अपने नोट्स को बनाएं, कैसे हम लोग एक इफेक्टिव लर्निंग जो है वो प्रोसेस हम लोग कैसे स्टार्ट करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेशली बैठने के लिए। जब भी हम लोग बैठते हैं या हमें ऐसा लगता है कि हमारे नोट्स जो हैं वो सही नहीं है या किस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू मेक नोट्स फॉर यूजीसी नेट, तो या फिर अलग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम लोग किस तरह से नोट्स को बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, फॉलोड बाय हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि अब नया सेशन स्टार्ट हो रहा है तो नए तरीके से हम लोग अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट सिलेबस के बारे में भी, जो कि सोशियोलॉजी का सिलेबस हमारा एनटीए यूजीसी नेट के लिए सोशियोलॉजी सिलेबस क्या है, यानी हमारे पेपर 2 का सिलेबस क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारे सिलेबस में क्या आ रहा है, हमें क्या पढ़ना है, हमारी अपनी प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट करनी है, या मैं जो क्लासेस लूंगी उसमें हमारी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हाउ टू मेक नोट्स फॉर यूजीसी नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मेकिंग इफेक्टिव नोट्स वाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट हो या फिर जेआरएफ के लिए हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हमारे लिए एक क्रूशियल स्टेप होता है कि हम किस तरह से इस प्रोसेस को स्टार्ट करें, कैसे बनाएं, क्या किस तरह की चीजें हमें फेस करनी पड़ेंगी या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इन चीजों से आज निपटने के लिए आज हम लोग कुछ स्टेप्स लेके आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग यूजीसी नेट में जो नोट्स हैं उनको हम बना पाएंगे या कौन से नोट्स किस तरह से हमें बनाने चाहिए। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आता है, नंबर 1 पॉइंट है कि हमें अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। तो फेमिलराइज योर सेल्फ विद द सिलेबस फॉर द यूजीसी नेट और जेआरएफ एग्जाम या यूपीएससी जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इट विल प्रोवाइड यू विद एन इफेक्टिव ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स यू नीड टू कवर। यानी अगर हमें हमारा सिलेबस पता हो, जैसे कि अभी हम लोग आगे सिलेबस के बारे में बात करेंगे, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा सिलेबस किस तरह का है और कौन सा सिलेबस हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, उसके बारे में पूरी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। जब तक हम अपने सिलेबस के बारे में सही ढंग से नहीं समझेंगे तब तक हमें मालूम ही नहीं होगा कि हमें हमारी प्रिपरेशन जो है वो कैसे शुरू करनी है, हमारा जो पढ़ाई करने का तरीका जो है वो कैसे आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे जो टॉपिक्स हैं और हमारे सब टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। गुड इवनिंग मिथिलेश, डीएस मैथ सॉल्यूशन, गुड इवनिंग, और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था कि अपने सिलेबस से हम फैमिलराइज हो जाएं, अपने सिलेबस से हम अच्छी तरीके से वाकिफ हों, हमें सही ढंग से मालूम पड़े कि हमारा सिलेबस जो है वो कैसे, कौन सा है, हमारे टॉपिक्स क्या हैं, मेन टॉपिक्स क्या हैं, उनकी सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उन सिलेबस जो टॉपिक है हमारा मेन उसके अंदर क्या क्या है, हमें कौन कौन सी टॉपिक्स को रेडी करना है। नंबर 2 जो हमारा पॉइंट है, नंबर 2 पॉइंट है ऑर्गेनाइज योर नोट्स। अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करना। गुड इवनिंग बादल। सो क्रिएट अ वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर नोट्स। एक वेल स्ट्रक्चर्ड हमारा सिस्टम होना चाहिए ताकि हमारे नोट्स ऑर्गेनाइज वे में हो सके। हमें मालूम है कि कब से कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, कैसे स्टार्ट करना। तो यू कैन यूज सेपरेट नोटबुक हम रख सकते हैं, सेक्शंस बना सकते हैं अलग अलग कि हमें अब ये वाला टॉपिक कवर करना है, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो डिफरेंट टॉपिक्स को हम अलग अलग बना सकते हैं। उनके लिए डिजिटल डिफरेंट फोल्डर्स आते हैं, अलग अलग फोल्डर्स में कर करके हम उन टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रख सकते हैं।
तो दिस विल हेल्प यू इजीली लोकेट एंड रिव्यू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जब तुम्हें जरूरत हो, तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन व्हेन यू नीड इट, तुम्हें जब भी जरूरत हो। हाँ, तो इस बादल कह रहे हैं कि स्कूल में टीचर के डर से अच्छे नोट्स बन जाते हैं, लेकिन हम लोग अब सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल भी सही कह रहे हैं कि स्कूल में तो टीचर के डर से बन जाते हैं, लेकिन जब अब हमें नोट्स बनाने होते हैं, एक तो आजकल नोट्स बनाने का सिस्टम भी खत्म हो गया, हमें हर चीज नेट पे अवेलेबल मिल जाती है, सब चीजें हमारे लिए होती हैं, तो हमें लगता है कि बस वहीं से उठा लो, पढ़ लो, हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे नोट्स जो है वो जब तक हम ऑर्गेनाइज वे में नहीं बनाएंगे, हमारे नोट्स प्रिपेयर हम नहीं करेंगे। नोट्स बनाने के कई फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि जिन नोट्स को आप बनाने चलते हो, आपका सिलेबस, आपके दिमाग में टॉपिक जो है चलता रहता है कि हमें इससे रिलेटेड नोट्स बनाने हैं, इस पे हमें ब्रीफ स्टडी करनी है, थॉरली हमको इसको पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है हमारे दिमाग में वो ये होती है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं ना किसी चीज को, तो अपने से जब अगर आप नोट्स बनाना शुरू करोगे, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज वो होती है वो है कि आपका एक लर्निंग प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है, आपको याद होनी चीजें शुरू हो जाती है, क्योंकि जब जब हम जो है पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, चीजें रिकॉल होती हैं, हमें याद होती हैं, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमें चीजें दिमाग में बैठती जाती हैं। तो लिखना एक बहुत अच्छी चीज है कि उससे हमारी प्रैक्टिस होती जाती है, ज्यादा मेहनत हमको उस पर नहीं करनी पड़ेगी। तो दूसरा पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइज योर नोट्स। तीसरा पॉइंट है हमारा रीड एंड एनालाइज द मटेरियल। तो रीड एंड एनालाइज द मटेरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टार्ट बाय रीडिंग योर, अब सोशियोलॉजी का है तो हम सोशियोलॉजी टेक्स्ट बुक को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो पढ़ोगे तभी तो कुछ लिखोगे, तो जब हम सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक अपनी पढ़ेंगे, रेफरेंस बुक्स को हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी बुक्स अच्छी हैं, रेफरेंसेस लेंगे, चाहे वो हम अपने फैकल्टी से लें, चाहे वो हम अपने से ढूंढे, तो हमें अच्छे रेफरेंसेस, अच्छी बुक्स चाहिए जो हमारे रेलिवेंट हो हमारे सिलेबस से। उसके बाद हम स्टडी मटेरियल की तरफ बढ़ेंगे। तो एज यू रीड, अंडरलाइन और हाईलाइट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमको हाईलाइट करते जाना, जैसे जैसे पढ़ते जाओ, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, डेफिनेशंस हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स से पढ़ना एक बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि जब भी एग्जाम्पल्स हमें दिए जाते हैं तो हमें याद हो जाती हैं चीजें, हमारे दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाता है। तो टेक नोट द की पॉइंट्स, की पॉइंट्स याद होने चाहिए, क्योंकि की पॉइंट्स अगर हम नोट कर लेते हैं तो हमें आगे जो है उसको समझने में आसानी होती है। आपने देखा होगा जब भी अब स्लाइड्स हम लोग बनाते हैं तो हमारे पास की पॉइंट्स जो है होते हैं, तो स्लाइड्स पे हम की पॉइंट को ही आगे डिस्कस करते हैं। तो एग्जैक्टली पीडीएफ पे पढ़ने से हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि पीडीएफ उठाते हैं और सोचते हैं बस पीडीएफ इकट्ठा हो गया, अब हमारी ड्यूटी हो जाती है खत्म। किताब को पढ़ के मटेरियल को हाईलाइट करना, उनके कॉन्सेप्ट को बनाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टेक नोट ऑफ द की पॉइंट्स, हमें की पॉइंट्स बनाने चाहिए, उससे रिलेटेड फिर डिटेल्स जो है जब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे तो हमारी प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है, हमको ज्यादा भागना नहीं पड़ेगा, तो हम उसको ऑर्गेनाइज वे में करते चले जाएंगे। तो उससे रिलेटेड जो आर्गुमेंट्स हैं ऑथर ने जो दिए हैं उसको हमको रीड करना है। तो रीड एंड एनालाइज द मटेरियल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट जो है वो है यूज एब्रीवेशन, सिंबल्स के यूज से चीजें, पहले आपने देखा होगा कि सिंबल्स से पढ़ाया जाता था, पिक्चर्स से पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। सबसे पहले नीचे चले जाओ अपनी प्राइमरी एजुकेशन की तरफ, तो सिंबल्स से एजुकेशन दी जाती है। तो उसमें क्या होता है, डेवलप सिस्टम ऑफ एब्रीवेशन, और सिंबल्स जो हैं हमारी स्पीड अप करती हैं नोट टेकिंग प्रोसेस को। तो चीजों को नोट करने का प्रोसेस हो तो हम आसानी से उसको समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो हम एरो को यूज कर सकते हैं, इंडिकेट करने के लिए एरो कर दो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताने के लिए इंडिकेशन एक देते हैं, एस्टेरिक्स और एम्फेसिस है एब्रीवेशन को जानने के लिए। तो हम डिफरेंट टर्म को यूज करते हैं, तो उसको हम डिफरेंट सिंबल से जो है उसको हम दिखा सकते हैं, उसको हमें आसानी रहेगी याद करने में। तो एक चीज और है कि एमसीक्यू के लिए हमारे दिमाग में एक चीज बैठ गई है, तो एमसीक्यू करने में, अरे यार 4 ऑप्शन आएगा, 4 में से एक तुम मारेंगे, ऊपर वाले का नाम लो, भगवान का नाम लो, एक मारो सही होगा, ये वाले से निकल जाओ बाहर, क्योंकि एमसीक्यू ज्यादा खतरनाक है। एमसीक्यू पढ़ने के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा थॉरोली, लाइन बाय लाइन, तभी जाके एमसीक्यू हमारा क्लियर होगा। ठीक है, तो डीएस मैथ सॉल्यूशन, मैम बुक पढ़ती हूँ तो समझ आती
किस पे हाईलाइट करूं, समझ में नहीं आता किस पे हाईलाइट करूं, और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है देखती रहती हूँ। सभी इंपॉर्टेंट लगते होंगे क्योंकि हम बुक खोलते हैं, हमें लगता है यार ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, लेकिन स्पेसिफिकली हमको क्या करना है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड, हमारा जो सिलेबस है हमको उसको छोड़ के नहीं चलना, हमको उसको पकड़ के लेके चलना है, उससे रिलेटेड। अब ये होता है कि टॉपिक हमारा ये, अब उससे रिलेटेड हम क्या पढ़ें, हमारा टॉपिक जो है उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। तो हम जितना आगे बढ़ेंगे उससे रिलेटेड सबसे पहले हम की पॉइंट्स जो हैं उसको हाईलाइट करेंगे। अब उस की पॉइंट से रिलेटेड डिफरेंट ऑथर्स ने क्या आर्गुमेंट्स किए हैं, उन डिफरेंट ऑथर्स के आर्गुमेंट्स को हम हाईलाइट करते चलेंगे। उसके बाद की पॉइंट्स के नीचे वो नोट्स हम लिखते जाएंगे, तो हमारा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नंबर 5 पे। नंबर 5 पे क्या है, क्रिएट हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। तो सबसे पहले हेडिंग्स बनाना। अब पॉइंट आ गया कि सबसे पहले हमें हेडिंग्स बनाना है। ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने नोट्स को सबसे पहले तो हमारा जो मेन हेडिंग है हम उसको लिखेंगे। अभी हम लोग जैसे आगे अब देखेंगे सिलेबस में किस तरीके से हमारा मेन हेडिंग क्या है, उससे रिलेटेड सब हेडिंग्स क्या है। तो हमें क्या करना है, अब हमारी जो सब हेडिंग्स हैं उससे रिलेटेड और जो पॉइंट्स हैं, हमें की पॉइंट्स उसको नोट कर लेना है। तो एंड सब हेडिंग्स फॉर ईच टॉपिक्स हमें लिखने हैं। तो दिस विल हेल्प यू क्रिएट अ विजुअल हायरार्की एंड मेक इट इजियर टू रिव्यू एंड रिवाइज द कंटेंट लेटर। हमें बार बार रिव्यू करने के लिए, कंटेंट को रिवाइज करने के लिए हमें आसानी होगी। तो यूज डिफरेंट कलर और फॉन्ट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो हेडिंग और सब हेडिंग्स के बीच में हमें डिफरेंट कलर्स को यूज करना चाहिए। पता है इससे क्या होता है, मेरी एक फ्रेंड को मैंने देखा नोट्स बनाते हुए, तो वो रोज बैठ करके, अभी भी, आज भी शी इज अ प्रोफेसर, लेकिन वो नोट्स बनाती है, डिफरेंट कलर्स स्केच को यूज करती है, और मुझे भी अच्छा लगता है उसको देख के कि वो पॉइंट्स को लिखना, उसके बाद सब हेडिंग्स को लिखना। मैंने पूछा कि क्यों करती हूँ, तो बोली ये नोट्स बनाने की मुझे आदत है, जब मैं लिखती हूँ तो मुझे चीजें याद रहती हैं, मुझे याद रहता है कि मैंने कौन से कलर से मेन हेडिंग लिखी थी, अब फिर फौरन ही आंख पड़ती तो मुझे याद आ जाता है कि ये वाली इसकी हेडिंग ये है। तो तुम लोग भी ये ट्राई करके देखो। तो डिफरेंट कलर्स को अगर हम यूज करते हैं, डिफरेंट फॉन्ट्स को हम यूज करते हैं, वो चीजें हमारे दिमाग में रह जाती हैं और आसानी से हमें याद आ जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी हेडिंग बनाना है, उससे रिलेटेड फिर हमें सब हेडिंग्स जो है उसको बनाना है। 6 पॉइंट पे हम आते हैं, कॉन्साइज लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स जो हैं, कभी कोई हिंदी में परेशान है, कोई इंग्लिश में परेशान है, और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के बीच से परेशान हूँ। तो यूज कंसाइज लैंग्वेज व्हेन राइटिंग योर नोट्स, फोकस ऑन समराइजिंग द मेन आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स। तो हमारे अपने आइडिया, सबसे पहले देखो पढ़ने का जो तरीका क्या है, हम जब सब्जेक्ट की हम लोग तैयारी करते हैं ना, किसी भी सब्जेक्ट की, हम लोग बुकिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं। बुकिश लैंग्वेज डिफरेंट होती है। जब हम लोग समझाते हैं किसी चीज को तो हमारी अपनी लैंग्वेज होती है। बुक की लैंग्वेज से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अब जैसे रीडिंग लगाई, रीडिंग लगाने के बाद एक एक वर्ड को समझते हैं, हम लोग समझाते हैं, तो अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं। उससे क्या होता है, सामने वाले को आसानी से समझ में आता है। तो जो लैंग्वेज इजी लग, मान लो इंग्लिश नोट से हम लोग पढ़े, अब सोशियोलॉजी में बहुत सारी बुक्स जो है ज्यादातर इंग्लिश में ही है। अब हम लोगों ने अगर इंग्लिश नोट से पढ़ा तो 3 से 4 बार अगर हमने रीडिंग लगाई, इंग्लिश नोट्स पे हमने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम समराइज करेंगे, उसके मेन आइडियाज को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको हम लिखेंगे अपने ओन वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में हम उसको लिखेंगे ताकि वो दिमाग में हमारे एकदम से बैठ जाए। तो डिटेल्स जो है कॉन्साइज और अननेसेसरी डिटेल्स को हम अवॉइड करेंगे। यूज बुलेट पॉइंट्स, जो नंबरिंग जो है उनको यूज करेंगे। माइंड मैप्स प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में हम उसको लिखेंगे ताकि हम खुद उसको आसानी से समझ सकें। एक बार हमारी नजर पड़ेगी पॉइंट्स के ऊपर, हम जाएंगे, हेडिंग्स को हम देखेंगे, सब हेडिंग्स को देखेंगे, उससे रिलेटेड जो हमारे जो टॉपिक्स को हमने समराइज किया है या हमने कॉन्साइजली उसको लिखा है, तो हमें आसानी से वो चीजें याद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपनी लैंग्वेज में लिखा था, तो पॉइंट सामने आते ही वो हमें याद हो जाएंगी। तो जब भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग को आसानी होगी कि हम आसानी से जो है उसका आंसर दे पाएंगे। तो नेक्स्ट है इंक्लूड एग्जाम्पल्स। हमें क्या करना है, एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करना है केस स्टडीज मेथड्स पे। एनईपी हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, बार बार इस चीज पे जोर दिया जा रहा है, जो 2020 हमारी एनईपी है कि बच्चों को केस स्टडीज से पढ़ाओ,
उनको एग्जाम्पल्स दो, विजुअल्स दो, क्योंकि विजुअली जो चीजें हम देखते हैं या सुनते हैं केसेस से रिलेटेड, तो हमारे दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं और हम भूल नहीं पाते और हमें समझने में भी आसानी होती। तो एग्जाम्पल्स को यूज करो, केस स्टडीज को देखो। तो सोशियोलॉजी में बहुत सारे रियल केसेस जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत सारी चीजें अब मैं भी पढ़ाती हूँ, तो बहुत सारे तुम लोग को एग्जाम्पल्स देती हूँ कि देखो ऐसे होता है हमारे साथ लाइफ में, या इस तरह से होता है, हम लोग को ऐसे डील करना चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन कभी कभी आके खड़ी हो जाती। तो हमारी रियल लाइफ ही बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, या बहुत सारी चीजें हमारे समाज में हो रही होती हैं। तो हम लोग उन्हीं चीजों को इंकॉर्पोरेट करके रेलिवेंट जो एग्जाम्पल्स हैं उनको ले करके अगर हम समझना स्टार्ट कर दें नोट्स को, तो हम लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो जो नोट्स हैं हमारे जो है कॉन्सेप्ट जो है, थ्योरीज जो है, किस तरह थ्योरीज में हम देखेंगे अक्सर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। तो दिस विल हेल्प यू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन बेटर एंड प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंस जो है ड्यूरिंग द एग्जाम्स। जो है हमें सपोर्टिंग जो एविडेंस होंगे वो हमारे सामने होंगे, हमें जब पढ़ने में आसानी होगी, चीजों को समझने में आसानी होगी, कॉन्सेप्ट को हम आसानी से समझ पाएंगे, हम थ्योरीज को आसानी से समझ पाएंगे। तो हमें अपने जो भी हमारा थ्योरी है या हमारे जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर हमको एग्जाम्पल्स को लेकर के, केस स्टडीज को रख करके पढ़ना चाहिए, उससे रिलेटेड केसेस देखने चाहिए या समझना चाहिए या पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग जो है समझ सके चीजों को कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, किस टर्म को ऑथर ने कहाँ पे यूज किया है। तो एग्जाम्पल से हमें चीजें समझ में आ जाती हैं। आप डिक्शनरी देखोगे, डिक्शनरी में जब तक हम मीनिंग देखेंगे हमें वर्डली मीनिंग समझ में नहीं आता। जब हम उससे रिलेटेड सेंटेंसेस को देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, उस सही एग्जैक्टली जो उस वर्ड का, उस टर्म का जो मतलब है वो हमको समझ में आ जाता है। पूजा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पूजा। उसके बाद है मेक कनेक्शन एंड कंपैरिजंस। तो मेक कनेक्शंस एंड कंपैरिजन, तो सोशियोलॉजी जो है उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं, एनालाइजिंग द सोशल फिनोमिना है, हमारी सामाजिक जो घटनाएं हैं उसके रिलेशनशिप्स को। एज यू टेक नोट्स ट्राई टू मेक कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टॉपिक से अगर हम उनको रिलेट करते हैं, डिफरेंट थ्योरीज से अगर हम उसको जोड़ते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डेवलप करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव जो अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो चीजें हमें आसानी से समझ में आने लग जाती हैं। तो हमें हमेशा रिलेट करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए उससे रिलेटेड जो घटनाएं हैं, उससे रिलेटेड जो रिलेशनशिप्स हैं, और डिफरेंट जो थ्योरीज हैं उनको हम कंपेयर करते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को समझते हैं, अलग अलग ऑथर्स के व्यू को जानते हैं, ताकि जो है हमें आसानी होती है पढ़ने में, समझने में आसानी होगी, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। तो मेक कनेक्शन एंड कंपेरिजन, तो सोशियोलॉजी के लिए हमें ये सब चीजें पढ़ना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रिव्यू एंड रिवाइज रेगुलरली। तो हमें जो भी कुछ अब हमने पढ़ा है, जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, तो उसको हमें डेली पढ़ना है। एक बार रीडिंग लगाइए, जरूर लगाइए। आज हमने एक चैप्टर पढ़ा, कल उसको हम रख देंगे बंद करके, सुबह सबसे पहले जब हम उठें तो एक बार उसको रिव्यू जरूर करें, रिवाइज जरूर करें रेगुलर बेसिस पे, नहीं तो हम भूल जाएंगे, तभी नया वाला स्टार्ट करें। पहले क्या होता था, जब क्लास में टीचर आती थी हम लोगों को पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले क्या करती थी, रिवीजन कराती थी, पिछला वाला जो कल पढ़ के गई थी, चलो उसके बारे में बताओ। तब हम लोग डर के मारे बैठे रहते, तो क्या करते थे, उस डर से हम लोग घर से एक बार रिवाइज करके आते थे कि मैम आएगी तो इसके बारे में पूछेगी, आने के साथ ही पूछेगी, और नहीं बताया फिर बाहर निकाल दिए जाएंगे क्लास के बाहर। तो रेगुलरली रिवीजन जो होता है, जो हम रिवाइज करते हैं या रिव्यू करते हैं नोट्स को, रेनफोर्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। सेट असाइड डेडिकेटेड स्टडी सेशन टू गो थ्रू योर नोट्स, तो ऐड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें अगर पता लगती है, क्लियरिटी के लिए, डाउट्स क्लियर करने के लिए हम इंफॉर्मेशन उसके ऊपर लगाते जाएं, अपने डाउट्स को क्लियर करते चलें। तो दिस विल हेल्प यू रिटेन द इंफॉर्मेशन, बार बार रिटेन होती है इंफॉर्मेशन, बार बार हम उसको दोहराएंगे तो, एंड आइडेंटिफाई द एरिया दैट रिक्वायर फर्दर जो अटेंशन है। जब भी किसी भी चीज को, सब आप देख लो, हमारे धार्मिक स्क्रिप्चर्स जो है, हमारे धार्मिक जो टेक्स्ट हैं जिनको हम पढ़ते हैं, हमारी होली बुक्स जो हैं, उनको जब उसको रेसिटेशन है, उसका मतलब उसको पढ़ने के लिए क्या कहा गया है, रेसिटेशन, यानी बार बार रिपीट करो, उसको रिसाइट करना है हमको, यानी बार बार पढ़ना है। तो जब भी पढ़ने जाओगे हर बार तुम्हें कुछ नया मिलेगा, उसमें कुछ लगेगा अरे ये वाली नॉलेज तो हमारे पास नहीं थी,
ये तो हमने नहीं सीखा, अच्छा कुछ नया हमने सीखा। तो हमारे नोट्स भी हैं, जैसे जितनी बार उसको खोलोगे रिवाइज करोगे उतनी बार तुम्हें उसमें जो डाउट्स थे तुम्हारे, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और दूसरी बात क्लैरिफाई होंगी चीजें तुम्हें आराम से, और बार बार रिटेन करने से इंफॉर्मेशन है आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, बार बार हम कहाँ पे भूल रहे हैं या क्या नई चीज हमको समझ में आई, अरे ये वाली चीज तो हमने सोची ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, इसके साथ ये वाला भी कॉन्सेप्ट है, तो हम उसको भी क्लियर करते हैं। तो वो सारी चीजें कब होंगी, जब हम रिवीजन करेंगे, बार बार हमारा रिवीजन होगा। ठीक है, तो रिव्यू एंड रिवाइज रेगुलरली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है लास्ट पॉइंट है हमारा नंबर 10, जो कि है प्रैक्टिस विद पास पेपर। तो प्रैक्टिस विद पास पेपर हम लोग करते हैं कि नहीं, अब मेरे स्टूडेंट बताएंगे कि हम लोग करते हैं या नहीं। तो जो हमारी प्रीवियस पेपर हैं, अब यूजीसी नेट की तैयारी हम लोग करते हैं, तो हमारे जो पेपर हैं उनको हम पढ़ते हैं। उसको बार बार सॉल्व करने का मकसद ये नहीं होता है कि सारे पेपर क्वेश्चन आ ही जाएंगे, वो तो होता ही है, हम लोग को लगता है कि कहीं कुछ तो फंसेगा, लेकिन उसका मकसद एक और भी होता है कि जब हम प्रीवियस पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमें पता लगता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। प्रैक्टिस करने से हमारी प्रैक्टिस राइटिंग कॉन्साइज आंसर बेस्ड ऑन योर नोट्स हमें समझ में आते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। हम अपने नोट्स को अकॉर्डिंगली फिर पढ़ते हैं, उसी नज़र से हम देखते हैं, जिस तरीके से हम प्रीवियस पेपर्स को करते हैं उसी तरीके से हम अपने नोट्स को भी देखना स्टार्ट करते हैं कि हमारे नोट्स भी इसी तरीके से हमने प्रिपेयर किए हैं या हमारी तैयारी इसी तरीके से चली। तो दिस विल फैमिलराइज यू विद द एग्जाम्स फॉर्मेट, हमें पैटर्न पता लगता है एग्जाम का और हमें मालूम पड़ता है कि हमें किस तरीके से हमारी तैयारी करनी है, एंड हमें हेल्प मिलती है हमारे सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग की, हमें उसका मेथड पता लगता है, पेपर बनाने वाले का तरीका पता लगता है कि किस तरीके से पेपर बन सकता है, किस तरीके से पेपर आ सकता है। तो ये सब पता करने के लिए हमें बार बार जो है सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से इसको पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोगों के डाउट्स जो है थोड़े से क्लियर हुए होंगे, हम लोगों को समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि नोट्स को कैसे बनाना है, हमें हमारी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करना है। तो अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिलेबस हमारा होना चाहिए हमारे पास, तभी तो हम इफेक्टिव नोट्स बना पाएंगे। तो आज हम लोग, चूंकि हम लोग सोशियोलॉजी के तुम लोग स्टूडेंट हो, मैं सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज सोशियोलॉजी सिलेबस के बारे में, जो कि हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है, जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है। हम लोग उसी से रिलेटेड बात करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको सिलेबस की जरूरत होगी, जो पुराने हैं वो अवेयर हैं अपने सिलेबस से और उनको मालूम है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से पार्ट हैं, किन किन चीज़ों पे हमें काम करना है, किस तरह से हमें अपने नोट्स बनाने हैं। लेकिन जो लोग नए हैं उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले तो हम लोग जान जाए कि सिलेबस हमारा डिवाइड है 10 यूनिट्स में। तो हमारा सिलेबस जो है वो डिवाइड है 10 यूनिट्स में। तो अलग अलग यूनिट वाइज जो है क्वेश्चंस आते हैं हमारे, उसमें 10 यूनिट्स हैं इसमें। उन 10 यूनिट्स को बांटा गया है अलग अलग एरिया के ऊपर। तो सबसे पहला जो यूनिट है हमारा, जो सबसे पहला यूनिट है इसमें, वो है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो है, यानी सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो डिफरेंट थिंकर्स की अपनी थ्योरी है, इस यूनिट में हम लोग उन थ्योरी को डिस्कस करते हैं। तो अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग थिंकर्स हैं, सबकी अपनी अलग अलग थ्योरी है, सबका अपना अलग अलग सोचने का ढंग है, सबके अपने अलग अलग रिसर्च है, उससे रिलेटेड थिंकिंग है। तो हम लोग उनकी अलग अलग थ्योरी बनी हुई है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जिनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो बात होती है वो क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशंस हैं, यानी जो क्लासिकल हमारे थिंकर्स हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है इमाइल दुर्खीम का। इमाइल दुर्खीम की जो थ्योरीज हैं सोशल फैक्ट्स की हैं, रियलिटी सोशल फैक्ट्स से रिलेटेड है, सॉलिडेरिटी है, तो डिफरेंट जो है उनकी जो मैथडोलॉजी है रिसर्च की, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। उनकी जो थ्योरी है, जो सोशियोलॉजी में जो कंट्रीब्यूशन है इमाइल दुर्खीम का, उनकी जो बुक्स हैं सोशियोलॉजी में, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे इन्हीं चीजों से बनते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है थिंकर का, थिंकर की अपनी जो बुक्स हैं जो कि उन्होंने ऑथर हैं, वो जिन जिन बुक्स के जो उन्होंने बना लिखी हैं, जो किताबें हैं,
उनके बारे में हम लोग जो है एक लिस्ट हमने कर रखी है अलग से अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिन लिस्ट को स्टूडेंट्स को, ताकि वो देख पाए कि अलग अलग थिंकर्स ने कौन कौन से कंट्रीब्यूशंस जो है दिए हैं अपने स्पेशली सोशियोलॉजी के लिए। उसके बाद जो क्लासिकल थिंकर में नंबर 2 आता है, मैक्स वेबर का नाम आता है। मैक्स वेबर की भी हम लोग जो कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी के लिए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी के लिए, हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। कार्ल मार्क्स जो है, उसके बाद कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ना है इसमें। क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन में कार्ल मार्क्स की क्या थ्योरी है और उनसे रिलेटेड जो उनकी बुक्स हैं, उनके जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में जानना। दूसरा जो पॉइंट आता है हमारा सोशियोलॉजिकल थिंकर्स में या सोशियोलॉजिकल थ्योरी में, वो है स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं जो ब्रॉनिस्लॉय मेलिनोव्स्की को, बी मेलिनोव्स्की को, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन को, टेलकॉट पार्सन्स की जो थ्योरी है, रॉबर्ट के मर्टन की जो थ्योरी है, क्लॉडे लेवी स्ट्रॉस ने स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म के बारे में, स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में जो डिस्कस किया है, उनकी जो थ्योरी है, उनकी जो रिसर्च है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन अलग अलग जो थिंकर्स हैं उनके उसमें, और उसके बारे में सोशियोलॉजिकल जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, यानी आपके फंक्शनलिज्म है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है तुम्हारी, या फिर इंटरैक्शनिज्म है, तो उसी हिसाब से जो उनके थिंकर्स है ना, तो हम लोग उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। हर्मेन्यूटिक यानी जो इंटरप्रिटेटिव जो ट्रेडिशंस हैं, हर्मेन्यूटिक जो थिंकर्स हैं, यानी G.H. मीड हैं, जो कि आपके सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में जो आपके कार्ल माहिम हैं, अल्फ्रेड शूल्स हैं, हैरोल्ड गार्फिंकेल हैं, आर्विंग गॉफमैन है, या क्लिफोर्ड ग्रीड्स के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं हर्मेन्यूटिक एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशंस के अंदर। उसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं एडवर्ड सईद को, पियरे बॉर्डियू को, माइकल फूको को, जर्गन हैबरमास है, एंथनी गिडेंस है और मैनुअल कैसल्स। इन सब के जो रिसर्च के कॉन्सेप्ट हैं, इनकी स्टडी के जो कॉन्सेप्ट हैं, इनकी थ्योरी है, प्लस इनकी लिखी हुई जो बुक्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्योंकि मोस्टली तुम लोगों ने, जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हैं, उनको मालूम होगा कि हमारे जो है किस किस तरह से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नंबर 5 पे आ जाते हैं लास्ट में, इंडियन थिंकर्स के ऊपर, कि कौन कौन से इंडियन थिंकर्स हैं, उनकी थ्योरी क्या क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले M.K. गांधी की, महात्मा गांधी की है, B.R. अम्बेडकर की जो थ्योरी है, और राधा कमल मुखर्जी है, जिसमें G.S. घुरिये हैं हमारे सिलेबस में, M.N. श्रीनिवास है, इरावती कर्वे हैं। तो इनसे रिलेटेड जो इनकी बुक्स हैं, इनके कॉन्सेप्ट जो है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी में, हम लोग इससे रिलेटेड पढ़ते हैं या हमें पढ़ना है हमारे UGC नेट के सिलेबस में। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा आ जाता है अब यूनिट 2। तो फर्स्ट यूनिट है वो सोशियोलॉजिकल थ्योरी से रिलेटेड है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, दूसरी जो हमारी थ्योरी है, दूसरा जो हमारा यूनिट है वो है रिसर्च मैथोलॉजी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च मैथोलॉजी, सोशल रिसर्च मेथड्स में, जहां हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्चुलाइजिंग सोशल रियलिटी के बारे में, यानी रिसर्च की पूरी इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसकी फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी ऑफ साइंस के बारे में, कि रिसर्च में साइंस जो है वो, फिलॉसफी ऑफ साइंस क्या चीज होती है, साइंटिफिक मेथड्स, एपिस्टेमोलॉजी इन सोशल साइंस क्या है, और हर्मेन्यूटिक ट्रेडिशंस जो हैं वो क्या है, ऑब्जेक्टिविटी और रिफ्लेक्सिविटी क्या चीज है सोशल साइंस के अंदर। तो हम लोग एथिक्स और पॉलिटिक्स रिसर्च में क्या होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्चुलाइजिंग सोशल रियलिटी के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिजाइन, यानी एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया सोशल रिसर्च मेथड का, और दूसरा जो है हमारा फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिजाइन, यानी रीडिंग जो है वो किस तरीके से सोशल साइंस रिसर्च के बारे में, डेटा और डॉक्यूमेंट्स जो है, इंडक्शन डिडक्शन के बारे में हमें जानना है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स के बारे में, फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस कैसे फॉर्मुलेट होती है, रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिसर्च के, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड के बारे में जानेंगे, जिसमें इथनोग्राफी है, सर्वे मेथड्स हैं, हिस्टोरिकल मेथड्स क्या होते हैं, कंपैरेटिव मेथड्स क्या क्या होते हैं, किसने किसने कब थिंकर्स ने कैसे यूज किया है इसको, टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, रिसर्च टेक्निक्स के बारे में। उसमें हम लोग देखेंगे कि सैम्पलिंग मेथड्स हैं, क्वेश्चनेयर है, शेड्यूल हैं, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किस तरह से हम लोग करते हैं, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू, केस स्टडी है,
इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, लास्ट में हम लोग रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं। तो ये हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी का जो है वो सिलेबस है, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेन टॉपिक्स को, और जो है उससे रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हम लोग बात कर रहे थे अपने जो नोट्स बनाने में, कि किस तरीके से हमारा जो रिसर्च मेथड क्या है, और रिसर्च मेथड से रिलेटेड अब मान लो ये हमारा टॉपिक हुआ, मेन टॉपिक हो गया, अब इसके जो सब टॉपिक्स क्या हैं, अब इन सब टॉपिक्स से भी हमें सब टॉपिक्स हमें देखने की अलग अलग इथनोग्राफी में उनके सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, उस हेडिंग्स के हिसाब से हमें अपने नोट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट 3 आता है, अब यूनिट 3 सबसे पहले हमने थिंकर्स के बारे में जाना, उसके बारे में हम लोगों ने मैथडोलॉजी के बारे में जाना, सोशल रिसर्च मेथड के बारे में जाना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी के, और इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम जानेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं वो उसमें सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, जिसमें हम सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है, और कल्चर किसको कहते हैं, नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे, जो स्टेटस और रोल के बारे में पढ़ेंगे, आइडेंटिटी क्या चीज है, कम्युनिटी के बारे में जानेंगे, डायस्पोरा किसको कहते हैं, वैल्यूज, नॉर्म्स और रूल्स के बारे में जानेंगे, पर्सनहुड है, हैबिटस एंड एजेंसी के बारे में, ब्यूरोक्रेसी, पावर, अथॉरिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारा मैरिज सिस्टम है, हमारा फैमिली सिस्टम है, किनशिप सिस्टम है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, रिलीजन है, एजुकेशन है, लॉ है, हमारे कस्टम्स है, ये पार्ट हम सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर करेंगे। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हम उसके सोशल डिफरेंस है, हायरार्की है, इनइक्वालिटी है, मार्जिनलाइजेशन है, कास्ट है, क्लास है, जेंडर है, सेक्सुअलिटी है, डिसेबिलिटी है, रेस, ट्राइब, एथनिसिटी, सोशल मोबिलिटी के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सोशल चेंज एंड प्रोसेसेस में आ गए हम लोग, एवोल्यूशन और डिफ्यूजन है, सोशल मोबिलिटी है, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या क्या है सोसाइटी पे, इन सब के बारे में किसने दिया है, थिंकर्स कौन कौन से हैं, उनकी थ्योरी क्या क्या है, इन सब टॉपिक्स पे हम लोग बेसिक्स जो सोशलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं हमारे यूनिट 3 के अंदर। अब आते हैं हम यूनिट 4 पे। तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब यूनिट 4 में हम लोग बात करते हैं रूरल एंड अर्बन जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी सोसाइटी का किस तरह से हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में। तो सिलेबस हमारा रिलेटेड है रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी से, जिसमें कि रूरल और पीजेंट सोसाइटी है, इसको डिस्कस करना है। कास्ट ट्राइब सेटलमेंट्स, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर एंड एमर्जेंट क्लास रिलेशंस क्या क्या है, लैंड ओनरशिप और एग्रेरियन रिलेशन क्या क्या है, डिक्लाइन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी या डीपीजेंटाइजेशन जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ, उसकी वजह से माइग्रेशन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। एग्रेरियन जो अनरेस्ट है या पीजेंट मूवमेंट के बारे में डिस्कशन है, उस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं इसमें। चेंजिंग इंटर कम्युनिटी रिलेशंस एंड वायलेंस के बारे में रूरल एंड पीजेंट सोसाइटी में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अर्बन सोसाइटी के बारे में जानेंगे। यहाँ पे अर्बनिज्म क्या है, अर्बनिटी क्या चीज होती है, अर्बनाइजेशन क्या है, इन सब के बारे में, इनकी डेफिनेशन, इनके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। टाउन एंड सिटी के बारे में, मेगा सिटीज किस किस तरीके से फॉर्म हुई, इंडस्ट्री के बारे में, सर्विस एंड बिजनेस के बारे में, इनकी पॉपुलेशन के बारे में, नेबरहुड, स्लम, एथनिक एनक्लेव्स के बारे में, मिडिल क्लास सिस्टम क्या है, गेटेड कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं, अर्बन मूवमेंट्स के बारे में और वायलेंस के बारे में हम लोग इस वाले यूनिट के अंदर कवर करते हैं। तो यूजीसी नेट का अगर आपने सिलेबस जो है अगर हमने कवर कर लिया तो आप लोग नोटिस करोगे हम लोग सोशियोलॉजी के हर पार्ट को पढ़ते हैं। इसके अंदर जो जो हम लोगों ने मास्टर्स तक पढ़ा हम लोग सब हर पार्ट को हम लोग उसके इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। पूरा हमारा जो सिलेबस है ग्रेजुएशन से लेके मास्टर्स तक का सारा हम जो है दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूनिट 5। तो यूनिट 5 रिलेटेड है स्टेट से, पॉलिटिक्स से और डेवलपमेंट से रिलेटेड इसमें जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करते हैं। तो इसके अंदर है पॉलिटिकल और प्रोसेस और इंडिया में क्या क्या पॉलिटिकल प्रोसेस है, ट्राइब, नेशन, स्टेट और बॉर्डर से रिलेटेड, ब्यूरोक्रेट से रिलेटेड, गवर्नेंस और डेवलपमेंट में ई गवर्नेंस है, किस तरह से गवर्नेंस क्या चीज है, डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम इसमें पढ़ेंगे। पब्लिक पॉलिसी क्या है, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, लाइवलीहुड जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, पॉलिटिकल कल्चर, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, लॉ एंड सोसाइटी, जेंडर एंड डेवलपमेंट, करप्शन से रिलेटेड,
रोल है हमारा, रोल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो टॉपिक हैं। उसके बाद है सोशल मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट। तो सोशल मूवमेंट्स कौन कौन से हुए हैं, प्रोटेस्ट कौन कौन से हुए हैं, तो पॉलिटिकल फैक्शंस क्या है, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, मूवमेंट्स जो है कास्ट बेस्ड कौन कौन से मूवमेंट्स हैं, एथनिसिटी, आइडियोलॉजी, जेंडर, डिसेबिलिटी या रिलीजन, रीजन के बारे में जानेंगे इसमें, और मूवमेंट्स इनसे रिलेटेड जो मूवमेंट्स हैं, सिविल सोसाइटी और सिटीजनशिप के बारे में हम लोग डिटेल्स जानते हैं इसमें, एनजीओज हैं, एक्टिविज्म एंड लीडरशिप है, रिजर्वेशन, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉप है यूनिट 6। यूनिट 6 रिलेटेड है इकोनॉमी और सोसाइटी से। इकोनॉमी और सोसाइटी में हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक्सचेंज, गिफ्ट, कैपिटल, लेबर एंड मार्केट के बारे में, मोड ऑफ प्रोडक्शन, डिबेट्स, प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी रिलेशंस के बारे में, स्टेट एंड मार्केट में वेलफेयरिज्म एंड नियो लिबरलिज्म के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन के बारे में जानेंगे इसमें, फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री सिस्टम, चेंजिंग नेचर ऑफ लेबर एंड रिलेशन, जेंडर एंड लेबर प्रोसेस के बारे में, बिजनेस एंड फैमिली के बारे में, डिजिटल इकोनॉमी एंड ई कॉमर्स, ग्लोबल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट्स क्या है, टूरिज्म के बारे में और कंजम्पशन के बारे में हम लोग इस वाले यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। तो इसमें ये पूरा जो कवर होता है आपका इकोनॉमी एंड सोसाइटी के अंदर, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर होते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है यानी यूनिट 7, तो यूनिट 7 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सोशल एंड कल्चरल जो इकोलॉजी के बारे में, जिसमें कि डाइवर्स फॉर्म में टेक्नोलॉजिकल चेंज है, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इंडिजेनस नॉलेज जो है, इंडिजेनस नॉलेज क्या चीज होती है उसके बारे में जानेंगे, उसमें नॉलेज सिस्टम क्या है, इथनो मेडिसिन के बारे में जानेंगे, जेंडर एंड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, आदिवासी एक्सक्लूजन यानी सोशल एक्सक्लूजन के बारे में जानेंगे, और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है, माइग्रेशन के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, और डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड, वाटर एंड सोशल एक्सक्लूजन से रिलेटेड, डिजास्टर्स और कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज जो हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, पब्लिक हेल्थ है, डिसेबिलिटी के बारे में, और क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल जो पॉलिसीज हैं उससे रिलेटेड उसके बारे में, और एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो सोशल इकोलॉजी के अंदर ये सारे डिजास्टर, वाटर, सोशल एक्सक्लूजन है या डेवलपमेंट है या इसमें डिस्प्लेसमेंट है, रिहैबिलिटेशन है, डिफॉरेस्टेशन के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं इन टॉपिक्स के अंदर पे। उसके बाद हमारा जो यूनिट 8 है ये रिलेटेड है हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन से, यानी मैरिज, फैमिली और किनशिप सिस्टम में। इसमें हम लोग फैमिली के जो फॉर्म्स हैं उसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं, जो डिफरेंट थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं, स्ट्रक्चर है, फंक्शनल अलायंस है, कल्चरल है, और जेंडर रिलेशंस, पावर डायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस, सक्सेशन और अथॉरिटी का जो सिस्टम है फैमिली में, यानी जो विरासत का, उसके सक्सेशन का, उसकी अथॉरिटी का जो सिस्टम है किस तरह का है, हमारे स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें उसमें क्या सिस्टम है, बाहर में क्या सिस्टम है, यूएस यूके में क्या सिस्टम है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जेंडर और सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से, किस तरह से जेंडर जो है बायोलॉजिकली और या सेक्सुअलिटी क्या चीज है, रिप्रोडक्शन क्या क्या है, चिल्ड्रन और यूथ और एल्डरली के बारे में हम लोग इसमें जानते हैं, उनके स्टडी करते हैं हम लोग, उनके जो राइट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, इमोशंस एंड फैमिली के बारे में, एमरजेंट फॉर्म ऑफ फैमिली क्या होती है, चेंजिंग मैरिज प्रैक्टिसेस, हमारी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो मैरिज की सिस्टम, जो प्रैक्टिसेस जो हैं जो चेंज हो रही है, किस तरीके से चेंजेस, जिस तरह से हमारी सोसाइटी में एवोल्यूशन आया है, इसके बाद से जो चेंजेस हमारे सिस्टम में आ गए उसके बारे में, पहले क्या था अभी क्या है, उसकी हिस्ट्री और अब के बारे में हम लोग उसमें जानेंगे, और चेंजिंग केयर सपोर्ट सिस्टम, फैमिली लॉज, डोमेस्टिक वायलेंस, क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन है, और ऑनर किलिंग के बारे में, तो ऑनर किलिंग में किस तरह से फीमेल्स को स्पेशली ऑनर के नाम पे मार देना, या फैमिली में किसी तरह के उसमें हर चीज के लिए गर्ल को ही रखना, इज्जत का बनाना अपनी प्रतिष्ठा के लिए, और उसमें ऑनर किलिंग करना, इसके से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट जो है इसका उसको जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें।
अच्छा, यूनिट 9 हमारा रिलेटेड है साइंस से, टेक्नोलॉजी से और हमारी सोसाइटी पे, यानी अब हमारे जो समाज जो किस तरह से टेक्नोलॉजी हमारी जो बढ़ी है, जिसके वजह से चेंजेस आए हैं सोसाइटी में, साइंस का क्या रोल है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है हमारी सोसाइटी में। तो चेंजिंग, इसमें हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, उसमें हिस्ट्री से हम जाएंगे। और चेंजिंग नोशन ऑफ टाइम एंड स्पेस के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। फ्लोज और बाउंड्रीज क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वर्चुअल कम्युनिटी हमारी, जो आजकल हम लोग सोशल मीडिया और ये हमारी जो कम्युनिटीज हैं जिसपे कि हम लोग ज़्यादातर हमारे जो रिलेशनशिप मोस्टली जो है वर्चुअल कम्युनिटी में ही हो रहे हैं। मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और विजुअल सोशल मीडिया क्या है। ई गवर्नेंस और सर्विलेंस सोसाइटी क्या होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमारी टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग पॉलिटिकल प्रोसेस क्या क्या है। स्टेट पॉलिसी, डिजिटल डिवाइड, इंक्लूजन क्या है। टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग फैमिली रिलेशंस क्या क्या है। टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग हेल्थ सिस्टम क्या है। फूड और टेक्नोलॉजी क्या है। साइबर क्राइम क्या होता है, किस किस तरह से होता है, कौन कौन से टाइप का साइबर क्राइम है, इसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक है, ये है कल्चर और सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, जिसके अंदर हम लोग इन टॉपिक, ये हमारा लास्ट यूनिट है, यूनिट 10। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे साइन एंड सिंबल के बारे में। साइन और सिंबल क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। रिचुअल्स एंड बिलीव्स और प्रैक्टिसेस क्या चीज होती हैं, उनमें किस तरह से हम साइन को, सिंबल जो है उनको यूज करते हैं। चेंजिंग जो मटेरियल कल्चर है हमारा, जो हमारी कंटेम्पोररी जो हमारी सोसाइटी है, प्रेजेंट सिनारियो में जो मटेरियल कल्चर जो है किस तरह से चेंजिंग जो उसका वो है कॉन्सेप्ट, उसको जानेंगे। मोरल इकोनॉमी के बारे में। एजुकेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है उसके बारे में जानेंगे। कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म क्या चीज है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस लास्ट यूनिट के अंदर। और कल्चरल आइडेंटिटी और मोबिलाइजेशन के बारे में, कल्चर एंड पॉलिटिक्स के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं। जेंडर, बॉडी और कल्चर के बारे में। आर्ट एंड एस्थेटिक्स के बारे में। और एथिक्स एंड मोरालिटी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स एंड कल्चर उसके बारे में। पिलग्रिमेज और रिलीजियस जो टूरिज्म होता है, जो कि हमारी जो जिसको कि हम कहते हैं कि हम धार्मिक जो यात्राएं हैं, हमारी धार्मिक स्थानों पे जाना दर्शन के लिए, वहाँ पे तीर्थ यात्रा है या फिर हज के लिए हम जाते हैं, उसके बारे में अलग अलग रिलीजियस जो टूरिज्म के बारे में जानेंगे। रिलीजन इकोनॉमी से रिलेटेड पढ़ेंगे। कल्चर एनवायरनमेंट क्या है और न्यू रिलीजियस जो मूवमेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के हमारी सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो जितना हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं या फिर मास्टर्स में हमने आके जो टॉपिक्स कवर किए होते हैं, वो सारे टॉपिक्स का लेखा जोखा जिसको कहा जाए कि पूरा सिलेबस में आ जाता है हमारे। तो यहाँ पे हम लोग यूजीसी नेट के सिलेबस में स्पेशली मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है, डेली जो है नोट्स देना। सबसे पहले तो नोट्स मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, एक डिटेल नोट्स हैं। उसके बाद जो है उन नोट्स पे हम लोग डेली जो हमारी क्लासेस होती हैं उसके ऊपर होती हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि सबको जो है हम लोग थॉरोली पढ़ें, जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। उसके बाद आप लोग स्टूडेंट्स जो है वो अपने तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में ही बात कर लिया कि किस तरीके से अब हमको नोट्स बनाना है, कैसे हमको अपनी पढ़ाई करनी है, किस तरह से हमारे नोट्स होने चाहिए, किस तरह से हमें हेडिंग्स बनानी है, किस तरह से हमारी सब हेडिंग्स होंगी। तो उससे रिलेटेड तो पॉइंट यही होता है कि हम लोग उसमें किस तरह से आगे पढ़ सकते हैं, या हमारे नोट्स अगर क्लियर होंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। क्योंकि टॉपिक हम देख पा रहे हैं कि बहुत लेंदी हमारा जो सिलेबस है, लेंदी है। तो उसको अगर हम लोग ऑर्गेनाइज वे में नहीं करेंगे तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी आगे पढ़ने में, इसको समझने में आसानी नहीं होगी, समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ जाएंगी। तो आई होप कि इस वीडियो से थोड़ा सा तुम लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पाया होगा, नोट्स बनाने में तुम्हें आसानी होगी। और फिर नई वीडियोस के साथ हम लोग दोबारा मिलेंगे। और वीडियो को मेरी फॉलो करो, डॉक्टर शिफा खालिद नाम से मेरे चैनल को भी फॉलो करो। यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो आप लोग। नए नए वीडियोस के लिए मेरे टेलीग्राम के चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। तो टेलीग्राम पे मुझे आप जो चैनल है वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, टेलीग्राम का जो चैनल है मेरा,
उसका नाम है सोशियोलॉजी यूपीएससी यूजीसी नेट, यूजीसी एनटीएनएस फ्री लेक्चर्स हैं, जो कि सोशियोलॉजी चैनल का नाम है t.me, यहाँ मैं लिख देती हूँ। तो t है, डॉट है, me है, और एजुकेशन इन योर पॉकेट, इसका नाम है एजुकेशन इन योर, बिना किसी उसके गैप के, इन योर पॉकेट। आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे आप डॉक्टर शीबा खालिद नाम से मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आप फॉलो कीजिए। नई नई जो आपकी रिक्वायरमेंट है, नई डिमांड हो, तो उसके लिए आप मुझे बताओ कि आपको और किस तरह की वीडियोस आप चाहते हो, या और क्या उनसे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर पाएँ। वीकली हमारे यूट्यूब सेशंस होते हैं, बाकी स्पेशल क्लासेस हैं हमारी जिनको कि हम लोग करते हैं। तो आई होप आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ हो, तुम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ हो, नोट्स से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड। तो आई थिंक कुछ थोड़ा बहुत क्लियर कर पाई हूँ। तो थैंक यू सो मच। फिर नई वीडियो के साथ हम लोग दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।